Hello everyone, welcome to the Study Falcon. I am Harshita Gulati. Today in this video we will talk about anti-defection law. Anti-defection law basically is concerned with the political parties and their members, which stops them to change one party to another. इसके बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं इस वीडियो में? बहुत बार हमने सुना है कि ये ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं कर्नाटका में, पंजाब में, अभी गुजरात में चल रहा है, वेस्ट बंगाल में। होता क्या है कि एक मेंबर जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड होता है वो इलेक्शन लड़ता है, उस पार्टी से मिनिस्टर बनता है और मिनिस्टर बनने के कुछ टाइम बाद ही वो अपनी पार्टी बदल लेता है। जैसे अगर हम ये देखें कि अभी हमने सुना जिग्नेश मेवानी का केस, उन्होंने बोला वो एक इंडिपेंडेंट मेंबर थे, ही इज़ एन एमएलए फ्रॉम गुजरात। उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि इन स्पिरिट आई सपोर्ट कांग्रेस, पर उन्होंने ये बोला इन स्पिरिट आई सपोर्ट कांग्रेस, तो व्हाई इज ही नॉट जॉइनिंग कांग्रेस? व्हेन यू आर सपोर्टिंग कांग्रेस यू शुड बिकम इट्स मेंबर। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, मैं जीता हूँ इलेक्शन एक इंडिपेंडेंट मेंबर की तरह, और अगर मैंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली तो मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा एक मिनिस्ट्रियल पोस्ट होल्ड करने से। अब कहाँ से आ रहा है ये डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा? कौन बताएगा और क्यों कर दिया जाएगा डिस्क्वालीफाई? यार, यू हैव freedom of speech and expression, you are an independent member, we live in a democratic country, you can obviously join any party which you want. But no, in 10th schedule, which was introduced by 52nd Constitutional Amendment Act, anti-defection law was passed, which stopped these political members to join one party from another when they have been elected as a minister from one original party. होता क्या है? Of course we live in democracy, everyone has their freedom of speech and expression, but हम एक as a citizen अपनी representatives को elect करते हैं, हम कुछ beliefs रखते हैं उनमें। अब मैं एक political party, जैसे सपोज XYZ पॉलिटिकल पार्टी है, मैंने उसके मैनिफेस्टेशंस पढ़ी, मैंने उसके रोल्स एंड एजेंडास पढ़े एंड आई लाइक्ड इट, तो उसका जो भी कैंडिडेट था मैंने उसको वोट करा। पर मेरे वोट करने के बाद अगर वो मिनिस्टर किसी और पार्टी में चला गया तो आई डोंट लाइक द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द अदर पार्टी। तो मेरे साथ ये चीटिंग हुई कि मैंने जिस सोच से उस मिनिस्टर को इलेक्ट करा था उसने वो थिंकिंग ही ड्रॉप कर दी एंड नाउ ही हैज़ जॉइंड सम अदर पार्टी. So there is a conflict of interest of the society and of that individual member. That's why to curb these problems, to curb the political instability in our democracy, which was occurring a lot of times in the past. In 1960s there was a lot of ruckus where we saw there was horse trading going on. Ministers were joining another parties after being elected from their original party in the lure of money, power, and many other things. To stop all of that, it was made mandatory to introduce such law which will stop them from doing all of it. In 1967 there was a concept which was very famous known as Aaya Ram Gaya Ram. ये कहाँ से आया? There was this minister of Haryana named Mr. Gaya Lal. He changed 3 political parties in one day. Literally he became member of one party and then another in just single day. ये इतनी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी बढ़ गई थी कि मिनिस्टर्स का कोई दीन ईमान ही नहीं रह गया था पैसों के लिए, पावर के लिए। दे वर जस्ट शिफ्टिंग देयर पार्टीज और ये बहुत ज़्यादा इसने इंस्टेबिलिटी कॉज कर दी थी और एक होता है रकस कॉज हो गया था, पॉलिटिकल रकस वाज देयर। देन इन 1984 राजीव गांधी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट for anti-defection law and it finally came into effect on 1st March 1985. Now what is this anti-defection law? Basically this law talks about disqualifying members from any ministerial post or any post of Lok Sabha, Rajya Sabha or any other house in which remuneration is provided if they abandon their original party. तो होता क्या है इसमें? अब डिस्क्वालिफिकेशन हमारी 3 तरीके से होती है। सबसे पहले, अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हो और आपने उसे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करा और आपने वो इलेक्शन जीत लिया, इलेक्शन जीतने के बाद आप दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में जाते हो, इफ़ यू रिज़ाइन योर ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी देन यू विल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बिकमिंग अ मेंबर ऑफ दैट पार्टी और मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा, व्हाटएवर द केस मे बी.
सेकंड क्या है कि अगर सपोज मेरी पॉलिटिकल पार्टी ने कहा कि तुम ए बिल के लिए वोट करोगे उसके फेवर में, और वो मिनिस्टर वोट करने नहीं जाता या अगेंस्ट में वोट कर देता है, तब भी वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है. बट ओनली इन वन केस हिज डिस्क्वालिफिकेशन कैन बी प्रोटेक्टेड, वेयर द पॉलिटिकल पार्टी within 15 days of such action condemns the action. इसका मतलब कि अगर पॉलिटिकल पार्टी कहती है 15 दिन के अंदर अंदर कि चलो हमने तुम्हें माफ किया, वार्निंग देके छोड़ दिया, आगे से मत करना, इसी केस में उसका डिस्क्वालिफिकेशन बच सकता है. पर अगर आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट जाते हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे. ठीक है. पर अगर मैं एक इंडिपेंडेंट मेंबर हूँ, आई हैव कॉन्टेस्टेड माई इलेक्शन इंडिपेंडेंटली, लोगों ने मुझे इंडिपेंडेंटली वोट करा है, सीइंग माई ओन पर्सनैलिटी, दे हैव फेथ इन मी, और मैं मिनिस्टर बनने के बाद किसी और पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लूँ, दिस इज़ वेरी अनफेयर विद द पीपल हु हैव गिवन मी वोट बिकॉज दे बिलीव्ड इन मी. क्या पता उन लोगों को वो पॉलिटिकल पार्टी ना पसंद हो, सो दिस इज अ चीटिंग विद देम. तो ये भी एक रीज़न है आपके डिस्क्वालिफिकेशन का कि अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर नहीं थे, यू कंटेस्टेड योर इलेक्शन इंडिपेंडेंटली एंड आफ्टर बिकमिंग मिनिस्टर यू ज्वाइंड अ पॉलिटिकल पार्टी, यू विल बी डिस्क्वालीफाइड. थर्ड क्या आता है, अगर आप किसी पार्टी से नॉमिनेट हुए थे, इफ़ यू वर नॉमिनेटेड मेंबर, देन you have to join that political party within 6 months of your winning of election. अगर आप 6 महीने तक पार्टी ज्वाइन नहीं करते जिससे आप नॉमिनेटेड थे, या आप उसके बाद ज्वाइन करते हो या कोई और पार्टी ज्वाइन करते हो, तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे. अब हमने बोल दिया डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, कहाँ डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, कौन डिस्क्वालीफाई कर रहा है हमें? आर्टिकल 102 सब क्लॉज 2 provides it for the members of Lok Sabha and Rajya Sabha that they will be disqualified from becoming the member of parliament if they have been disqualified under anti-defection law. So you will be disqualified under those laws. अब क्या ये सिर्फ लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स पे लगता है? नो, बिकॉज आपके मिनिस्टर स्टेट लेजिस्लेचर में भी होते हैं, तो इट बेसिकली अप्लाइज बोथ ऑन यूनियन एंड स्टेट. If even a state minister is doing something like this, he will also be covered under anti-defection law. He will also be disqualified in the same manner. पर अब ये डिस्क्वालीफाई करेगा कौन? जुडिशरी डिस्क्वालीफाई करेगी, पार्लियामेंट करेगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करेगी, इसके बारे में कहाँ बात हो रही है? इसका प्रोविजन भी हमारे 10th शेड्यूल में दे रखा है कि अगर ये जो डिस्क्वालिफिकेशन की बात है, इसमें जो डिसीजन, फाइनल डिसीजन होगा, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उस हाउस का, उसका डिसीजन फाइनल होगा. नाउ दिस ब्रिंग्स अस टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर? लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अपने अपने प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, मतलब कि उन हाउसेस का हेड. तो लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है स्पीकर और राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है चेयरमैन. स्पीकर कैसे बनते हैं? स्पीकर कोई नहीं होता, वो उसी पार्टी का एक मेंबर होता है जिसको लोकसभा में वोट करके आप स्पीकर बनाते हो. जनरली इसका नाम प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रेकमेंड करते हैं, बट सिंपल मेजॉरिटी से वोटिंग होती है और इसको स्पीकर बनाया जाता है. चेयरमैन हमारा वाइस प्रेसिडेंट होता है, वो ये उसकी एक्स ऑफिशियो पोस्ट होती है. ठीक है. ऐसे ही आपका स्टेट असेंबलीज में भी स्पीकर होता है और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है. अब ये जो स्पीकर है, क्योंकि इसकी पोजीशन ऐसी है, ही इज डिसाइडिंग अपॉन द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, तो इसको हमने एग्जेम्प्ट कर रखा है. अगर ये पॉलिटिकल पार्टी छोड़ता है स्पीकर बनने के बाद, तो ये डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, क्योंकि ये एक बहुत पायस और इम्पार्शियल पोजीशन है. सो वी हैव गिवन हिम द लिबर्टी दैट इफ यू आर becoming a speaker, then you can leave your political party until you're speaker, and then you can rejoin it after you have stopped becoming the speaker of the house. Speaker has a lot of powers regarding the functioning of the parliament. So there are certain rules which has been laid down. सबसे पहला तो ये है कि जो हमारी स्ट्रेंथ होगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, इट वोंट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा. दूसरा, ये जो डिस्क्वालिफिकेशन का मैटर है, ये स्पीकर इसकी कॉग्निजेंस सुओ मोटो नहीं ले सकता,
जैसे कि कोर्ट में क्या होता है, कई केसेस हमारे जजेस वो खुद ही उसकी कॉग्निजेंस ले सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि एफआईआर फाइल नहीं हो रही या कोई कंप्लेन में प्रॉब्लम है या पीआईएल के केसेस हैं उन्हें लगता है, तो वो उसकी कॉग्निजेंस अपने आप ले सकते हैं। बट दिस इज नॉट द केस विद स्पीकर। अगर आपको किसी को डिस्क्वालीफाई करवाना है तो उसकी कंप्लेंट स्पीकर के पास जाके फाइल करनी पड़ेगी, तभी वो उसके ऊपर कोई एक्शन लेगा, खुद से वो नहीं ले सकता। ठीक है, उसके बाद आप स्पीकर के पास वो जाएगा, वो सारे एविडेंसेस देगा, अपनी स्पीकर उसको टाइम दे सकता है सुनने का, तो जो स्पीकर का डिसीजन होता है वो फाइनल होता है। 10th शेड्यूल में ये लिखा है रूल 7 में कि कोर्ट का जूरिसडिक्शन इन सब चीज़ों पे बार्ड है। डिस्क्वालिफिकेशन के किसी भी मैटर से रिलेटेड कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। बट नाउ दिस इज एन इन्फ्रेंचमेंट ऑफ आवर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। हम सबको पता है कि केशव नंदा भारती केस में हमारी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन लेड हुई थी, जिसमें ये लिखा गया था कि कोई भी राइट, कोई भी हमारा फंडामेंटल राइट अगर इन्फ्रिंज होगा तो कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगी। अब यहाँ पे अगर कोई आर्बिट्रेरी एक्शन हो गया या स्पीकर पार्शियल हो गया तो क्या उन लोगों के फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज हो गए? So this point was dealt in Quijotto Holohan case. Justice Venkatacharya, he said that ठीक है, मैंने माना आपकी पार्लियामेंट की अपनी फंक्शनिंग है, स्पीकर का डिसीजन फाइनल होता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप जुडिशियल रिव्यू के दायरे से बाहर चले गए। You will be covered under the preview of judicial review because it is a part of basic structure. जुडिशियल रिव्यू को आप सरपास नहीं कर सकते। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम आपकी फंक्शनिंग में दखल अंदाजी नहीं दे रहे, स्पीकर को सुनना है वो सुने, सब कुछ करे, इट्स ओके, वी डोंट केयर, क्योंकि पार्लियामेंट इज सॉवरेन, जुडिशरी इज ऑल्सो सॉवरेन, यू हैव योर ओन राइट। बट जो स्पीकर का डिसीजन होगा दैट विल बी कवर्ड अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो अगर उसका डिसीजन आर्बिट्रेरी है, मालाफाइड है, पार्शियल है, इंटरेस्ट बेस्ड है, तो आप सुप्रीम कोर्ट या आप हाई कोर्ट में जाके रिट फाइल कर सकते हो एंड जुडिशियल रिव्यू विल बी डन ऑन इट। ठीक है, तो अब तक हमने ये समझ लिया कि स्पीकर का डिसीजन फाइनल होता है डिस्क्वालीफाई करने में और वो जुडिशियल रिव्यू में आता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन टेक एक्शन अपॉन इट। So now in our 10th schedule there was this rule which was provided कि अगर आप 1/3 मेंबर्स पार्टी छोड़ के जाते हो तो हम आप पे डिस्क्वालिफिकेशन का लॉ अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये था कि अगर इतने सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है पार्टी से तो क्या पता जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम हो तो हम आपको जाने देंगे और हम आप पे ये लॉ अप्लाई नहीं करेंगे। पर हुआ क्या, इसका भी मिसयूज होने लगा। 1/3 डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ ग्रेट अमाउंट ऑफ नंबर। कितने आते हैं, 6, 7, 8 लोग आते हैं 1/3 में, दे आर कवर्ड इजीली। तो उनको कन्विंस करना बहुत आसान था पार्टी छोड़ने के लिए। तो इसका जैसे जैसे मिसयूज ज़्यादा बढ़ता गया तो हमारी दिनेश गोस्वामी कमेटी सेटअप हुई जिसने रेकमेंड करा कि ये जो आपका स्प्लिट वाला तरीका है ना, ये बहुत ही गलत है, इसको आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि इसका भी मिसयूज हो रहा है। लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स आई, डिस्कशंस हुई, फाइनली इन 2003 91st अमेंडमेंट एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड। उसमें ये बोला गया कि अगर 2/3 लोग पार्टी छोड़ते हैं तो हम उसे मर्जर कहेंगे और वो लोग डिस्क्वालिफिकेशन के दायरे से बाहर हो जाएंगे। इसका मतलब कि अगर 2/3 मेंबर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी दे आर लीविंग द पॉलिटिकल पार्टी, तो हम ये समझेंगे कि वो अपनी या तो एक नई पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं, किसी और पार्टी में जाके मर्ज हो रहे हैं, या उनका एक ग्रुप बन रहा है, तो दे आर नॉट कवर्ड अंडर डिस्क्वालिफिकेशन, दे कैन होल्ड मिनिस्टीरियल पोजिशंस, दे विल बी आउटसाइड द एरिया ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। तो उन पे ये लॉ हमारा अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि 1/3 को रोकना बहुत इंपॉर्टेंट था, उसका मिसयूज हो रहा था। पर अब ये 2/3 वाली चीज़ को हमने लॉ में अलाउ कर रखा है बिकॉज आवर लॉ इज नॉट वेरी रिजिड। वी ऑल्सो हैव टू रिस्पेक्ट द freedoms that have been granted by our constitution to these ministers. Now I think we have a fair idea of what is anti-defection law, what are its rules कि हम मेंबर को कैसे डिस्क्वालीफाई करेंगे, कैसे ही विल बिकम अ पार्ट ऑफ इट, स्पीकर का डिसीजन फाइनल होता है एंड ऑल ऑफ दैट। नाउ अब इसकी मेरिट्स क्या है, मतलब व्हाई इज दिस लॉ इन आवर कंट्री रनिंग। सबसे पहली चीज़, अगर ये लॉ नहीं रहेगा ना तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी विल बी हैम्पर्ड। वी विल सी
अ सिचुएशन ऑफ पॉलिटिकल रकस जहाँ पे किसी भी मेंबर की अपनी इंटेग्रिटी अटैच्ड ही नहीं रहेगी अपनी पॉलिटिकल पार्टी से. So it's very important for this anti-defection law to create a deterrence in the minds of ministers so that they do not change their political party just like a snap for money benefits, for power benefits, because then it will be violative of our basic principles. This law was a step as cleaning the political mess that was running in our country. But क्या ये बिल्कुल परफेक्ट लॉ है? क्या इसका हमें लगता है कि इसमें कोई लूप होल नहीं है या कोई क्रिटिसिज्म नहीं है? दिस इज अ फूड फॉर थॉट दैट आई एम गिविंग यू गाइज. एक चीज समझो यार, हमने किसी पॉलिटिकल पर्सन को रोक दिया पार्टी चेंज करने से इंडिपेंडेंटली, पर हमने ये अलाउ कर दिया कि जब तुम बहुत सारे लोग जा रहे हो तो हम तुम्हें जाने देंगे. तो बेसिकली हम होलसेल अलाउ करते हैं, रिटेल अलाउ नहीं करते. तो ये उस पॉलिटिकल पर्सन के भी तो राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट है. सपोजिटली मैंने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करके थी, इलेक्शन लड़ा और मैं मिनिस्टर बन गया. ज्वाइन करने के बाद मुझे लगा कि नहीं यार, यहाँ पे तो जो बोला गया था वो हो नहीं रहा, या ये मुझे इंडिपेंडेंटली काम नहीं करने दे रहे, या समथिंग इज रॉन्ग. बट देन आई एम स्टॉप्ड फ्रॉम चेंजिंग माई पार्टी. तो क्या ये कहीं ना कहीं उस पॉलिटिकल पर्सन के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इन्फ्रिंजमेंट नहीं है? बट ऑन द अदर हैंड वी हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस. अगर हमने ये सबको अलाउ कर दिया तो फिर तो कुछ स्टेबिलिटी रहेगी ही नहीं. सो दिस इज अ लिटिल क्रिटिसिज्म अबाउट दिस लॉ विच आवर गवर्नमेंट शुड थिंक अपॉन. अ लॉ शुड बी ब्रॉट इन to strike a balance between the interest of our society, of the citizens, and of course of these political party members. I hope you have understood the concept of anti-defection law. This is a very important concept for our competitive examinations as it forms the part of our polity, and many objective questions are asked from this area. Thank you so much guys for watching the video. Please like, share and subscribe our channel. Also, stay connected for such informative videos. Thank you.